हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिलेबस हीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे जनगणना और नगरीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और यूपी का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। आरओ में तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और यूपी जो अभी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम नेशनल देखेंगे सेंसस और अर्बनाइजेशन, उसके बाद से हम देखेंगे यूपी का सेंसस और अर्बनाइजेशन। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, कुछ फैक्ट्स हैं जो कभी पूछ लिए जाते हैं तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट से है कि सर्वप्रथम जनगणना विश्व में कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम जो जनगणना हुआ था विश्व में वो आपका कहाँ पे हुआ था, वो स्वीडन में हुआ था। उसके बाद से सर्वप्रथम 10 की जनगणना विश्व में, यानी 10 की जनगणना से मतलब यहाँ पे हर 10 साल में जनगणना होने लगा, तो अमेरिका में हुआ था 1790 में। तो पहला हमने जनगणना देख लिया, कब हुआ था, स्वीडन में हुआ था 1749 में। सर्वप्रथम 10 की जनगणना कब हुआ, अमेरिका में 1790 में। और भारत की बात करें तो सर्वप्रथम भारत में जनगणना कब हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पे हुआ था। या 1872 में लॉर्ड मेयो थे, उस टाइम पे जनगणना का शुरुआत किया गया था इंडिया में। उसके बाद से 10 साल पे, यानी हर 10 साल पे होने लगा था। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे ऑर्गेनाइज जनगणना शुरू हो गया था। कभी कभी ये भी पूछा है कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय जब जनगणना हुआ था तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। तो जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे, वो थे आपके डब्ल्यू.सी. प्लेडोन थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाविभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर कौन सा था। तो वो 1921 था। 1911 से लेकर 1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि जो थी वो नेगेटिव थी, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रेट डिवाइड ईयर। 1911 से लेके और 21 की बात करें तो यहाँ पे जो जनगणना वृद्धि थी, जनसंख्या वृद्धि थी, वो -0.31% थी, तो बहुत कम थी, यानी कि नेगेटिव में थी, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइड ईयर बोला जाता है। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन सा था, 15th था। आज़ादी के बाद कितने नंबर का था, तो 7 था। आज़ादी हमको 1947 में मिली, उसके बाद जब देखेंगे आप तो ये 7 था। 70 साल मोटा मोटी जोड़ेंगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो ये 7वां था। और जनगणना जो अभी तक हुआ इंडिया में वो 15वां था। अब देखते हैं लेटेस्ट वाला जो आएगा वो आपका 16 हो जाएगा, आज़ादी के बाद वाला वो कितना हो जाएगा, 8th हो जाएगा। जनगणना संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जनगणना के बारे में यानी सेंसस के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये पहले तो आपको ये पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, इसको रट लीजिए कि जो जनगणना होता है वो यूनियन का विषय है। जैसे होता है ना, उसमें हम देखते हैं कि 7th शेड्यूल में कि कौन सा यूनियन का विषय है, कौन सा स्टेट का है, और कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि स्टेट भी उस पर लॉ बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट में आता है आर्टिकल 246 में जनगणना। सरदार पटेल द्वारा पेश किया गया था जनगणना अधिनियम, कब, तो 1948 में सरदार पटेल जी ने पेश किया, तो 1948 में जनगणना अधिनियम। नोडल मंत्रालय कौन होता है, कौन यानी जनगणना कराता है, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं जो जनगणना करवाती है। महारजिस्ट्रार जो होते हैं उन्हीं के देखरेख में ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जेम्स प्रिंसप ने इलाहाबाद में 1824 और बनारस में 1827 से 28 में जनगणना कराई थी। ये भी मैं भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस एक नज़र देख लीजिए इसको। अब देखिए, जनगणना से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उसको भी देख लेते हैं एक नज़र। तो 1881 की जनगणना पूरे ब्रिटिश भारत में कहाँ पे हुई थी। तो पूरे ब्रिटिश भारत में तो हुई थी, किस किस जगहों को छोड़ के, कश्मीर में नहीं हुआ था, फ्रेंच पुर्तगाली उपनिवेश छोड़कर, जो देखिए फ्रेंच के जो कॉलोनी थे, पुर्तगाल के जो कॉलोनी थे उसको छोड़ के और कश्मीर को छोड़ के। तो याद रखेंगे, फ्रेंच कॉलोनी, पुर्तगाली कॉलोनी और कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे भारत में जनगणना हुई थी 1881 में। 1891 की जनगणना की बात करते हैं, वर्तमान वर्मा के ऊपरी हिस्से कश्मीर, सिक्किम
भी शामिल था इसमें। अब आगे देखते हैं 1901 की जनगणना में कौन कौन शामिल था। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक नज़र इसको देखते जाइए। 1901 की जो जनगणना थी उसमें बलूचिस्तान, वर्मापुरा था, अंडमान निकोबार था और कश्मीर, सब ये शामिल कर लिया गया। 1931 की जनगणना पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो देखिए अभी जाति आधारित जो जनगणना है कराने की डिमांड हो रही है कि जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो आपने देख लिया बिहार वो राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना कराया है, लेकिन अगर जब पूछ दे राष्ट्र के आधार पे, जैसे अभी कराने की मांग चल रही है, तो पूछ दे पहली बार राष्ट्र के पूरे इंडिया में जो जातिगत आधारित जनगणना थी कब कराई गई थी, तो 1931 में। आप याद रखेंगे 1931 में जातिगत आधारित जनगणना कराई गई थी पहली बार। 1951 की जनगणना कितने नंबर की जनगणना थी, तो 9th नंबर की थी। आज़ादी के बाद पहली जम्मू कश्मीर भी शामिल नहीं था इसमें, जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे प्रोविज़न थे जो लागू नहीं होते थे, लेकिन 370 हटने के बाद से अब वो नॉर्मल स्टेट जैसे हो गया है कुछ शर्तों को छोड़ के। तो देखिए जब आज़ादी के बाद का ये पहला है, इसलिए इसे पॉइंट्स बन सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जब 1951 की जनगणना हुई थी उसी समय चुनाव भी हुआ था, उसी समय जनगणना का वो पेश किया गया था, जनगणना हो चुकी थी। तो 51-52 में चुनाव हुआ था, 1951 में पहला चुनाव हुआ था। ये भी पूछा है कि फर्स्ट लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था और ये 9th था, ओवरऑल 9th जनगणना था। तो साक्षरता उस समय कितनी थी। आज़ादी के बाद पहली जब आपका जनगणना हुआ था उस समय साक्षरता कितनी थी, 18%। यानी जब अपना देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ 18% साक्षरता थी, और इस समय कितनी हो गई है, इस समय 74% के आसपास हो गई है। सेक्स रेशियो उस समय कितना था, 946 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था बहुत कम था, 32 साल था। इस समय कितनी हो गई है, कहीं 67 और 69 के आसपास हो गई है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है। जनसंख्या उस समय कितनी थी, तो मोटा मोटी याद रखेंगे 36 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। ये ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अगर जो पूछता है तो मोटा मोटी याद रखेंगे 36 करोड़। डिजिटल ग्रोथ कितना था, 13.5%। अब इस समय कितना है, 17.7% के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्ट फैक्ट हम देखेंगे आगे जब आएगा, अभी हम देख लेते हैं बस इसको। 1971 की जनगणना जो थी 11वें नंबर की जनगणना थी। देखिए ये अगर जो कोई जनगणना इसमें मेंशन है तो उसका कारण ये है कि ये उससे कुछ संबंधित टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने मेंशन किया है। 1971 की जनगणना 11वें नंबर की जनगणना थी। इसी जनगणना के आधार पर आज भी चुनाव होते हैं। आज भी जो सीटों का बंटवारा है कि किस जिला में कितनी कंस्टिट्यूएंसी रहेंगी लोकसभा की और कितनी राज्य उसकी रहेंगी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की, तो 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि जो सीटों का बंटवारा है आज भी किसके आधार पर होता है, यानी कि चुनाव होता है तो किस पे होता है, 1971 यानी कि 11वीं जनगणना। और उस समय सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी 24.80%। आगे देखते हैं कि 1981 की जनगणना में क्या खास बात है, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि 24.6। अब यहाँ से देखिए घटना शुरू हो गया, मैक्सिमम थी 1971 में। अगर जो हम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी, डिजिटल ग्रोथ नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी 24.80%, और उसके बाद से आप देखेंगे तो धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो कितना हुआ अगली बार 81 में, तो 24.66 हो गया। फिर 91 में जनगणना हुआ, 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा पढ़ लिख सकता है तो साक्षर में गिना जाएगा। इससे पहले इतना था 4 वर्ष था। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अब आते हैं पूरा एकदम इंडिया स्पेसिफिक सेंसस पे, और उसको हम देखते हैं, उसमें सारे राज्य कवर करेंगे, अच्छे से देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जनगणना आयुक्त कौन थे, 2011 का जब जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था, तो उस समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। प्रेजेंटली अगर जो पूछ लिया कि कौन है तो विवेक जोशी हैं। उस समय 11 में जब हुआ था तो सी चंद्रमौली थे, इस समय विवेक जोशी हैं, आप दोनों याद रखेंगे। शुभंकर क्या था उस समय मैस्कॉट, तो वो था प्रगणक शिक्षिका थी, प्रगणक शिक्षा थी 2011 के सेंसस की मैस्कॉट थी। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं लेकिन फिर भी
ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत पुराना हो गया ना जनगणना है, तो शायद ही पूछे ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है जो ज़रूर पूछ सकता है, वो है आदर्श वाक्य, यानी थीम क्या थी, तो वो थी आर सेंसस आर फ्यूचर। आर सेंसस आर फ्यूचर यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो 17.5%। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। टोटल पॉपुलेशन कितना है 2011 के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से, तो 1 करोड़ 121 करोड़, ऐसे याद रखेंगे, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। 121 करोड़ 8,54,977 है। 121 करोड़ 8,54,977, ये हमको पूरा डेटा याद रखना है। लेकिन अगर जो पूछ दे प्रेजेंटली कितना है, तो 142 करोड़ के आसपास है, और हम चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं। अब इंडिया पहले पे आ जाएगा पॉपुलेशन में। मेल पॉपुलेशन इन परसेंटेज अगर जो पूछ लिया आपसे, तो आप क्या आंसर देंगे, 51.47%। लेकिन आपको मोटा मोटी याद रखना है, जैसे ये दशमलव वाले जो होते हैं ना, वो भूल जाते हैं, तो इसलिए आप कैसे याद रखेंगे, 51 इसको कर लीजिए और 48 इसको कर लीजिए, कि 51% मेल का है, 48% फीमेल का है, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्स रेशियो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी यूपी जो इंडिया का सेक्स रेशियो है कितना है, 943 है, तो ये एडल्ट का है। लेकिन वही चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें कितना है, 919 है, ये इसके कंपेरिजन में काफ़ी कम है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सेक्स रेशियो जो है 943 है ओवरऑल इंडिया का, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल के बच्चों का देखते हैं तो 919 है। डेकेडल ग्रोथ हमने पीछे देखा था 17.7% है। डेकेडल ग्रोथ जो है 17.7% है। यूपी के डेकेडल ग्रोथ कितना है, तो 20 दशमलव समथिंग है, तो उसके कंपेरिजन में एक कम है। ये भी पूछ सकता है कि कितना कम है और ज़्यादा है कि कम है, तो इसको हम कंपेरिजन करके भी बीच बीच में देखते रहेंगे। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो इस समय कितना है, तो 68.8% है। वही 2011 के हिसाब से देखेंगे तो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है, और नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन जो है 31.2% है। अब उस डेकेडल ग्रोथ कब मैक्सिमम था, तो 1971 में मैक्सिमम था, 24.80% था, तब से कमी होता गया, और इस समय 17.7% है। साक्षरता की बात करें तो 74% है, अंतिम आंकड़ों के हिसाब से है ये। साक्षरता इस समय भारत की कितनी है, तो 74% है। मेल लिटरेसी की बात करें तो कितनी है, 82.14% है। लेकिन हम याद रखेंगे इसको 82, मोटा मोटी याद रखेंगे लगभग में, ताकि वहाँ फंसे नहीं आप। तो 82% याद रखिए मेल लिटरेसी, और फीमेल लिटरेसी कितनी हो जाएगी, 65%। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछा गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितना है भारत का, तो कितना है आपका, 382 है। 382 याद रखेंगे। और अगर जो आपसे पूछ दे कि यूपी का कितना है, तो 829 है। तो यहाँ पे हम इसलिए इसको कवर कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो यूपी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, ओवरऑल से ज़्यादा है। वैसे भी आपको पता है यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा ही होगा। लेकिन यूपी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले हैं, जैसे बिहार का 1106 है। बिहार सबसे मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी वाला ये स्टेट है, तो बिहार है। अगला देखते हैं कि अब देखिए धार्मिक जनसंख्या देख लेते हैं, धार्मिक लेवल पे देख लेते हैं कि किस धर्म के लोग कितने प्रतिशत हैं। तो हिंदू पहले पे आएंगे, ठीक है। दूसरे पे कितने हैं हिंदू, तो 79.8% है। मुस्लिम कितने, 14.2% है। तीसरे पे ईसाई हैं 2.3%। उसके बाद से सिख हैं 1.7%। फिर बौद्ध हैं, फिर जैन है। तो हमको देखिए इसमें ऑर्डर पूछता है, ऑर्डर पूछ देगा आपको कि ऑर्डर में लगाइए, तो ये नहीं देगा, हिंदू मुस्लिम तो कोई भी बता देगा। तो आपको क्या करेगा, ईसाई सिख बौद्ध और जैन का दे देगा। तो आप याद रखेंगे, जैसे होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से जो होता है सिख के बाद ईसाई आता है, लेकिन यहाँ पे आपको ईसाई पहले कर लेना है। तो ये हो गया इसका, और उसके बाद से बौद्ध जैन। यानी कि आपको कैसे याद रखना है, तो देखिए क्रिश्चियन हो गया, उसके बाद से आपका सिख आ जाएगा, सिख के बाद से बौद्ध आ जाएगा, बौद्ध किससे ज़्यादा है, जैन से ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा, फिर सिख हैं, फिर बौद्ध है, फिर जैन है। लेकिन यूपी में ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसको देख लेंगे।
जब आएगा यूपी का हम डिस्कस करेंगे, देख लेंगे। और 0.2% वो लोग हैं जिनने अपना रिलीजन नहीं डिस्क्लोज किया है कि किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की अगर जो बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो वो कौन सा जिला है? वो है ठाणे है भैया, ये महाराष्ट्र में। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे कम है, इस समय 17 के आसपास है, 17 है पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में, जो सबसे कम है सभी राज्यों में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, अब हम देखेंगे 5, 2, 3 इस तरीके से जो रहेंगे, जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर में लगाओ सबसे ज़्यादा कौन है, तो इस तरीके से हम देखते जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 16.5% जो है पॉपुलेशन ये उत्तर प्रदेश में रहती है। जैसे हमने देखा था पूरे विश्व के पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, उसी प्रकार पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 16.5% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए जनसंख्या के बेसिस पे देखते हैं 5 राज्य। पहले पे आ गया आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र पे आइए दूसरे नंबर, फिर आपका बिहार हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, और आपका 5वें नंबर पे है आंध्र प्रदेश। अब अगले पॉइंट पे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने राज्य देख लिए, उसके बाद से हम देखेंगे कैसे। तो आपका हो गया दिल्ली, हो गया, ये है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। आपको ये भूलना नहीं है। देखिए जो राज्य उसको ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले पे है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद से आप सर्वाधिक जनसंख्या में देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी जितने भी यूटी हैं सब में ज़्यादा है, 11,033 के आसपास है, तो दिल्ली। उसके बाद से पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो सिक्किम में है सबसे कम जनसंख्या, और उसके बाद से मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। तो कौन कौन से न्यूनतम जनसंख्या वाले? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। टॉप का आपका 3 तो याद ही होना चाहिए ताकि आपको कोई डाउट ना, फटाफट मार देगा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। ओके, अब न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम हो केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप है पहला, फिर अंडमान निकोबार, फिर दादरा और नगर हवेली। ठीक है, इसी में दमन एंड दीव भी ऐड हो गया, पहले अलग था लेकिन अब इसी में आ गया है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश आपके हो गए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव हो गया। फटाफट आगे का देख लेते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि की बात करें तो वह है मेघालय। अब वहीं का सर्वाधिक न्यूनतम 10 की वृद्धि की बात करें तो वहीं उसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो जाएगा आपका, नागालैंड हो जाएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि मेघालय में 27.9% है ग्रोथ। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, मणिपुर, ये 4 है। तो 3 तो आप देख लेंगे कि नॉर्थ का ही है, तो इससे भी याद रखेंगे। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जो ज़िले हैं वो ज़्यादातर आपके कहाँ के हैं, मतलब टॉप 5 में ज़्यादातर कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट के हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर। आगे देख लेते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश तो कौन कौन से हैं? दादरा और नगर हवेली, दमन दीव कितना है? 55% है। फिर पुडुचेरी 28%। यानी सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर की बात करें, यहाँ लिटरेसी भी कम है, दादरा नगर हवेली में सेक्स रेशियो कम है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप 10 की वृद्धि दर बहुत है, कितना है? 55% है, जो यूटी में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे पुडुचेरी आता है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करें तो अभी हमने देखा नागालैंड में सबसे कम 10 की वृद्धि दर है, कितना है? माइनस में है, -0.6%। और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है साउथ का स्टेट है केरला। अब देखते हैं कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले यूटी तो वो कौन से हैं? मैक्सिमम का हमने देख लिया 10 की वृद्धि दर वाले, तो वो राज्य थे, और न्यूनतम वाले भी देख लिए राज्य। अब हम देखेंगे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज। तो लक्षद्वीप हो गया, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले यूटी लक्षद्वीप हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए सेक्स रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसका एग्जैक्ट फैक्ट रख दिया है
डेटा रख दिया है कि कितना है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो की बात करें तो राज्यों में कौन सबसे ऊपर है? केरल है, 1084 यहाँ का सेक्स रेशियो है। दूसरे नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु, 996 है। आंध्र प्रदेश है, 993 है। छत्तीसगढ़ है, 991 है। और मेघालय है, ये 900। टॉप 5 में एक ही राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, मेघालय, जो सेक्स रेशियो में सबसे ऊपर है। बाकी जाएंगे तो कम कम है। तो ये हम देख लिया, केरल सबसे ऊपर है, यानी कि सर्वाधिक सेक्स रेशियो में केरल, उसके बाद से तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका मेघालय है। तो आप इधर नीचे से ऐसे जाते जाइए, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर ऊपर जाएंगे छत्तीसगढ़, फिर आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट, मेघालय। मेघालय मैक्सिमम सेक्स रेशियो नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो अगर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पूछ दे कि सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है, तो मेघालय का है। न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले 5 राज्यों को देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? हरियाणा तो भाई कहता है कि हमारे यहाँ बेटियाँ होती ही नहीं हैं। सॉरी, मतलब इसके लिए, क्योंकि हरियाणा में लड़कियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी एक है उसमें से। तो हरियाणा हो गया 879, जम्मू एंड कश्मीर 889, और सिक्किम आपका हो गया 890, और पंजाब हो गया आपका 895। उसके बाद से यूपी हो गया 912। यूपी में भी बहुत कम लड़कियां हैं भाई। न्यूनतम सेक्स रेशियो वाली बात करता है, हरियाणा 879, जम्मू एंड कश्मीर 889, और जम्मू एंड कश्मीर हो गया 889, सिक्किम हो गया 890, पंजाब हो गया 895 और यूपी हो गया 912। तो ये न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले राज्य हैं। तो न्यूनतम का आप टॉप 2 भी याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आप 5 तो याद रखेंगे तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार है, 1106 है। उसके बाद से पश्चिम बंगाल 1028 है। फिर आपका केरल आ जाएगा 860, उत्तर प्रदेश चौथे पे 829 के साथ हरियाणा कितना है? तो ये है 573। 573 हो गया। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले यूटी, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले यूटी कौन कौन से हो जाए? तो दिल्ली हो जाएगा, 11,320 है, 11,320 है। चंडीगढ़ हो जाएगा 9,258। पुडुचेरी हो जाएगा 2,500। ओके। तो आपने देखा सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो राज्य हैं, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य हमने देख लिया। बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद से केरल है, केरल तीसरे पे है, उत्तर प्रदेश चौथे पे, हरियाणा है। फिर सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले यूटी की बात करें तो दिल्ली आ जाएगा, फिर चंडीगढ़ आ जाएगा, फिर पुडुचेरी आ जाएगा। न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्यों की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखा था, अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो 17 है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है। उसके बाद से मिजोरम आ जाएगा 52, सिक्किम आ जाएगा 86 है, नागालैंड में 115 है, और हिमाचल प्रदेश में 123 है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा है 100 से नीचे वाले कौन से राज्य है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 100 से नीचे है? तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, ये सारे आ जाएंगे उसमें। न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले यूटी की बात किया जाए तो वहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे? अंडमान निकोबार जिसमें 46 है, और दादरा एंड नगर हवेली 700, और लक्षद्वीप आपका इतना हो जाएगा। तो यानी कि न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी में अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे देखते हैं सर्वाधिक सेक्स रेशियो इन यूटी। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो यूटी में कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। दिल्ली में कम ही सेक्स रेशियो है। न्यूनतम सेक्स रेशियो इन यूटी, तो यूटी की बात करें तो टॉप 3 में दिल्ली जो है तीसरे नंबर पे आता है। न्यूनतम सेक्स रेशियो यूटी दमन एंड दीव नगर हवेली पहले पे है, 600 समथिंग है इसका, 631 शायद है। चंडीगढ़ है, उसके बाद से दिल्ली है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो मिजोरम, अभी आपने देखा मिजोरम कहाँ आया था? मिजोरम न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी में दूसरे नंबर पे था, और फिर मिजोरम आपका जो यहाँ पे मिलेगा, आपको कहाँ पे मिलेगा? तो मिजोरम आपको मिलेगा साक्षरता वाले राज्यों। मिजोरम इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे रहता है, साक्षरता वगैरह में। यहाँ पे शहरीकरण भी बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन। तो सर्वाधिक जो साक्षरता वाले राज्य हैं, केरल हो गया 94%, उसके बाद से मिजोरम है 91.3%,
और गोवा हो गया आपका 88.7%, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, टॉप 5 हो गया, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो बिहार सबसे लेस साक्षर है पूरे बिहार में राज्यों में। बिहार जो है सबसे कम साक्षर है। उसके बाद से आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, बिहार हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान है, झारखंड है और आंध्र प्रदेश में भी साक्षरता काफ़ी कम है, 67% के आसपास है। अब सर्वाधिक साक्षरता वाले यूटी कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षरता देखिए, अगर जो ओवरऑल की बात करेगा तो पहले पे तो आपका केरल आ गया, लेकिन दूसरे पे फिर आपका आ जाएगा लक्षद्वीप। लेकिन अगर जो सिर्फ राज्यों की बात करेगा तो दूसरे पे मिजोरम आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब सर्वाधिक साक्षरता वाले यूटी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, फिर दमन एंड दीव हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया। न्यूनतम साक्षरता वाले यूटी की बात करें तो दादरा और नगर हवेली हो जाएगा, पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, ये टॉप के 3 हो जाएंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? तो जैसे कि हमने देखा ओवरऑल साक्षरता कहाँ पे है? केरल में है, फिर मिजोरम में है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, फिर मिजोरम में हो जाएगा। और न्यूनतम पुरुष अब न्यूनतम हमने देखा साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता कहाँ था? न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य थे बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो वैसे ही आप क्रम याद रखेंगे, बिहार और अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम साक्षरता में भी, पुरुष साक्षरता में भी है। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश तीसरे पे आ जाता है। अधिकतम महिला साक्षरता फिर वही केरल और मिजोरम जो है टॉप के फर्स्ट और सेकंड है। तो महिला भी वहाँ की ज़्यादा साक्षर रहेंगी और पुरुष भी ज़्यादा साक्षर रहेंगे केरल और मिजोरम के। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट मतलब रिलेट करके कवर कर लिया। फिर आप देखें न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो यहाँ थोड़ा बदलाव आ जाएगा सेकंड नंबर वाले पे, पहला एडजेक्टिव रहेगा। तो न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो बिहार पहले पे, फिर राजस्थान और झारखंड है तीसरे पे। अब देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, अगर जो ओवरऑल पूछेगा इंडिया में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो सरचिप है, मिजोरम। मिजोरम साक्षरता में दूसरे नंबर पे आता है राज्यों में। और यहाँ का सरचिप जिला जो है सभी जिलों में, इंडिया के जितने भी जिले हैं उसमें सब में कितने पे आता है तो पहले पे आता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? अलीराजपुर, MP। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये संख्या में बात कर रहा है। सर्वाधिक अगर जो जनसंख्या की बात कर रहा है तो ये संख्या में बात कर रहा है कि कितने हैं संख्या में। तो उत्तर प्रदेश पहले पे आएगा, बिहार, क्योंकि यूपी में जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है, इस समय 25 करोड़ के आसपास है। तो यूपी में जब जनसंख्या इतना ज़्यादा है तो ग्रामीण जनसंख्या भी तो ठीक ठाक होगी। उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। उसके बाद से हम दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इन प्रतिशत की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश 90% ग्रामीण जनसंख्या रहती है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में 90% है, 10% है शहरी है। फिर बिहार हो गया, फिर असम हो गया। आगे हम देखते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। हमने ग्रामीण जनसंख्या देखा था, यूपी पहले पे था, उसके बाद से बिहार था। एक सेकेंड, इसको रिलेट करना जरूरी है। फिर देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात किए थे तो उत्तर प्रदेश पहले था, फिर बिहार था, फिर पश्चिम बंगाल था। प्रतिशत वाला हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। ठीक है, अब शहरी की बात कर रहा है, शहरी जनसंख्या की, ये भी संख्या में। तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो इस तरीके से हमने 3 देख लिया। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में देखेंगे तो गोवा हो जाएगा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। हमने बोला था ना मिजोरम में जो अर्बनाइजेशन है अच्छे लेवल पे है, तो मिजोरम आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में संख्या में तमिलनाडु तीसरे पे है और इसमें प्रतिशत में भी तीसरे नंबर पे है। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट जो अक्सर ये पूछ देता है कि 40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगर भारत में कितने हैं? तो 9 है। 2011 के अनुसार बिग मुंबई, दिल्ली, बड़ी मुंबई कह लीजिए इसको, बृहत मुंबई, दिल्ली है, फिर कलकत्ता है, फिर चेन्नई है, फिर बेंगलुरु है, हैदराबाद है। ये ऑर्डर है आपके 40 लाख से ऊपर वाले नगरों की 2011 के अनुसार है। मेगा सिटी कौन? 3 है। मोर देन 1 करोड़ वाले जो होते हैं वो मेगा सिटी बोले जाते हैं। तो इसमें आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया। सर्वाधिक ST पॉपुलेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, इसको हल्के में नहीं लेना है। सर्वाधिक ST पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद से महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में है, फिर राजस्थान है और गुजरात है।
तो आप देखिए मध्य प्रदेश, फिर नीचे आइए महाराष्ट्र, फिर राइट साइड में देखेंगे तो उड़ीसा, फिर अगर जो ऊपर की तरफ देखेंगे राजस्थान और गुजरात। इस तरीके से मतलब आसपास के ही सारे हैं जो एसटी की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। अब सर्वाधिक एससी जनसंख्या हम कैसे पीछे रह सकते हैं उसको भी देखेंगे। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या है। ये जनसंख्या की बात कर रहा है संख्या में, लेकिन प्रतिशत की बात करेगा तो ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सर्वाधिक एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु है। और अब देखिए हम देखेंगे सेंसस यूपी का सेंसस देख लेते हैं फटाफट। यूपी की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना है? 19,28,12,341 है। ये आपको पूरा फैक्ट एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा। 19,98,12,341 है। और ये जो है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कितना है? 16.5% है। 0 से 6 आयु में भारत की संख्या का कितना है? 15.4% हो जाएगा। उसी का बस 1% कम कर दीजिए मोटा मोटी, तो 0 से 6 आयु के भारत में जो बच्चों की जनसंख्या है उसका ये 15.5% के आसपास है। यूपी जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 52.29% है। यूपी जनसंख्या में महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 47 है। तो याद ऐसे मोटा मोटी इसको याद रखेंगे हम, 52 और 48। तो यूपी जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितना है? 52 हो जाएगा, और महिला जनसंख्या कितना है? तो 48 हो जाएगा प्रतिशत। यूपी में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 77.73% है, भारत में सबसे ज़्यादा। यूपी में ग्रामीण जनसंख्या जो है प्रतिशत में 77.73%, भारत में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यूपी में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अगर जो पूछेगा, ये बहुत पूछता है, तो 22.27% हो जाएगा। यूपी में नगरीय जनसंख्या कितना है? 22.27%, सेकेंड रैंक इन इंडिया। 10 की वृद्धि, जो पहले रैंक अगर पूछ दे कौन है तो महाराष्ट्र है, और जो शहरी जनसंख्या के मामले में 10 की वृद्धि की बात करें तो इस समय जो 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 की वृद्धि यूपी का है कितना है? 20.23% है। और इंडिया का ओवरऑल कितना है? 17.7% है। तो डिफरेंस भी पूछ सकता है, आप दोनों याद रखेंगे। डिफरेंस मोटा मोटी आपका कितना हो जाएगा? 2% समथिंग हो जाएगा, 2.something%। यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी हमने देख लिया था, तो 829 है, और इंडिया कितना है? 382 है। एवरेज सेक्स रेशियो कितना है यूपी का? तो 912 है। उसका कितना देखे थे हम लोग? 943। इंडिया का 943 है, और यूपी का कितना है? तो ये है 912। और बच्चों का देखें चाइल्ड सेक्स रेशियो, यूपी कितना है? 902 है, और इंडिया कितना? 919 है। यूपी में एससी सेक्स रेशियो, अब सोचें कितना सेक्स रेशियो है, तो आपको देखिए 4 प्रकार का सेक्स रेशियो याद रखना है। ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है एवरेज, मतलब एडल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, फिर 0 से 6 चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसके बाद से एससी सेक्स रेशियो और एसटी सेक्स रेशियो। तो एससी का सेक्स रेशियो यूपी में कितना है? 907 है, और एसटी कितना है? 951 है। आगे देखते हैं, शेड्यूल कास्ट भारत की कुल एससी का कितना है? भारत में कुल जो एससी है उसका शेड्यूल कास्ट तो कितना है? भारत के कुल एससी का 16.6% सर्वाधिक यहाँ पे है, और यूपी की जनसंख्या 20.69% का है। यूपी की जनसंख्या का 20.69% है, यानी यूपी में बहुत एससी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। सर्वाधिक अगर जो एससी की बात किया जाए यूपी में, तो कौन सा जिला है? सीतापुर। लखनऊ से लगा हुआ ये जिला है सीतापुर, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या में एससी रहते हैं। और सबसे कम एससी कहाँ रहते हैं? बागपत। बागपत में देखिए एससी और एसटी दोनों जो हैं सबसे कम जनसंख्या में रहते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स की बात किया जाए, यानी कि एसटी की बात करें, तो भारत की कुल एसटी कितना है? 1.09% है। कुल एसटी का 1.09%। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में एसटी कितने हैं? तो 0.6%, बहुत कम है। और यहाँ पे हमने देखा था कितना है? तो 16.6% है। शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी है, और बागपत में सबसे कम। अभी हमने देख लिया, बागपत में देखिए एससी एसटी दोनों कम पाए जाते हैं, और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा आपके एसटी होते हैं, एसटी के लोग रहते हैं, और सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता इस समय कितनी है? 2011 की जनगणना के हिसाब से
तो 67.72% है। तो इसको आप अगर जो 67.72 याद नहीं हो पा रहा है तो आप इसको मोटा मोटी 68% भी याद रख सकते हैं। पुरुष की साक्षरता कितना है? 77.73 है और 57% किसका है? महिला का है। तो आप ऐसे याद रखिए। देखिए 67% याद है आपको, तो उसमें आप 10% जोड़ देंगे तो आपको पुरुष का निकल जाएगा, 10% घटा देंगे तो आपका महिला का निकल जाएगा। यानी कि आपको एक तो याद रखना है कौन सा? यूपी की साक्षरता 67%। तो इसमें 10% जोड़ेंगे तो आपका निकल जाएगा कौन सा? वो निकल जाएगा पुरुष का। 10% घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा महिला का। दोनों का डिफरेंस है, जो महिला पुरुष का पूछ देते 20% का डिफरेंस है सर, इसको इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर जिलों की बात करें, कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या में? तो प्रयागराज पहले पे है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, लखनऊ है। अगर जो आपको एक क्रम भूल जाता है तो आपको इस तरीके से याद किया जा सकता है कि पीएम गाजी आज लखनऊ में, पीएम गाजी आज लखनऊ में। पीएम से आपका प्रयागराज हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, और उसके बाद से आज से आपका आजमगढ़ हो जाएगा और फिर लखनऊ आ जाएगा। पीएम गाजी आज लखनऊ में। तो ये याद रखने का कुछ ट्रिक है, भूल जाती हैं चीज़ें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। अब न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले के लिए भी एक ट्रिक है कि महुआ का चित्र बनाओगे तो हम नहीं देखेंगे, श्रावस्ती और ललितपुर में चले जाएंगे। महुआ का चित्र बनाओगे तो हम नहीं देखेंगे, श्रावस्ती और बलरामपुर में चले जाएंगे। ये ऑर्डर आपको याद है। तो महुआ यानी कि महोबा, फिर चित्रकूट यानी चित्र से चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हम नहीं देखेंगे, हम ही नहीं देखेंगे, हमीरपुर हो गया, श्रावस्ती ललितपुर चले जाएंगे। तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या में महोबा, फिर चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, ये चार जो ज़िले हैं ना, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और ललितपुर, ये सब आपके साउथ के ज़िले हैं। बस एक श्रावस्ती है जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, बाकी सभी आपके बॉर्डर शेयर करते हैं किसे? मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक जनघनत्व वाले कौन कौन से ज़िले हैं? सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले हैं गाजियाबाद, वाराणसी है, लखनऊ है, संत रविदास नगर है, कानपुर नगर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाराणसी, गाजियाबाद, फिर दूसरे नंबर पर वाराणसी है, फिर लखनऊ है, संत रविदास नगर ये भी वहीं पर पड़ता है आपके वाराणसी के पास ही, कानपुर नगर हो गया। ये कानपुर देहात भी है लेकिन वो इसमें टॉप 5 में नहीं आता। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो वही वाले हो जाएंगे आपके जो मध्य प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो ये चारों वही हैं, पाँचों ललितपुर, सोनभद्र। सब न्यूनतम जनगणना तो सबसे कम कहाँ है? ललितपुर। ये तो आपको याद ही रखना चाहिए, बाकी आप ऑर्डर याद रखेंगे। ललितपुर, फिर सोनभद्र है, हमीरपुर है, महोबा है और चित्रकूट है। आगे देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं, जिला कौन कौन से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षर है, फिर कानपुर नगर हो गया, औरैया और इटावा। ये टॉप के 4 याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया, फिर इटावा। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता कहाँ है? ये तीनों नेपाल टचिंग बॉर्ड रहेंगे। तो जब न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे तो टॉप के 3 जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? श्रावस्ती है, बहराइच है, आपस में भी ये सीमा साझा करते हैं, और बलरामपुर है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा साक्षर अगर जो कोई जिला है तो वह है कानपुर नगर है। वहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं कानपुर, यूपी में कानपुर नगर की। उसके बाद से लखनऊ कैपिटल है अपना यूपी का, तो लखनऊ हो गया, फिर गौतम बुद्ध नगर और औरैया आ गया आपका चौथे पे। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करें, 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ है, 10 की जनसंख्या वृद्धि। फिर गाजियाबाद है, श्रावस्ती है, उसके बाद से आपका बहराइच है। तो 2 जिले तो आपका अंदर वाले हो गए, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद एक ही पास के हैं, और 2 जिले हो गए आपके श्रावस्ती और बहराइच वाले पास में। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की बात करें तो कानपुर नगर। अब भैया जहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल तो होगा ना, तो कानपुर नगर। और हमीरपुर, उसके बाद से बागपत। अब देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है। सर्वाधिक लिंगानुपात बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जौनपुर जो है पहले नंबर पे, 1024 सेक्स रेशियो है यहाँ का,
सेक्स रेशियो, सर्वाधिक सेक्स रेशियो में देखें तो जौनपुर पहले पे है, उसके बाद से आजमगढ़ है, फिर देवरिया है, फिर प्रतापगढ़ है। ये सब आस ही पास के ज़िले हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात की बात किया जाए तो गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ के लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है, गौतम बुद्ध नगर। दूसरे पे आता है बागपत। बागपत में हमने देखा कि SC और ST दोनों ही बहुत कम यहाँ रहते हैं। हमीरपुर हो गया, फिर मथुरा है और बांदा हो गया, ये न्यूनतम सेक्स रेशियो में। सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी की बात किया जाए तो कहाँ रहते हैं? प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ? तो प्रयागराज में। और सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ? तो गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है तो वैसे ही यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। सर्वाधिक एवं सबसे कम शहरी आबादी तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है और सबसे कम कहाँ पे होगा? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में हमने देख लिया कि वहाँ पे लिटरेसी भी बहुत कम है, यानी कि साक्षरता बहुत कम है। सर्वाधिक नगरीकरण की प्रतिशत की बात करें तो गाजियाबाद पहले पे है, फिर लखनऊ है, कानपुर नगर है। लखनऊ कैपिटल है इसलिए दिमाग में आएगा, लेकिन आपको इससे बिल्कुल वो रहना है, उससे नहीं रिलेट करना है क्योंकि ये दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है। तो गाजियाबाद में पॉपुलेशन भी काफ़ी है और गाजियाबाद में शहरीकरण भी पहले नंबर पे है ये। फिर लखनऊ हो गया, कानपुर नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, मेरठ हो गया। तो अब देखेंगे NCR के 1 2 3 तो इसमें NCR के हैं, बाकी 2 आपके लखनऊ कानपुर ये आसपास के हो गए। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरी अगर संकुल की बात किया जाए, क्वेश्चन पूछता है ऑर्डर में लगाने के लिए, 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरी संकुल कौन कौन से हैं? तो पहले पे आपका है कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। देखिए ये तो संकुल का हो गया, नगरी संकुल का। लेकिन अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर की बात करेगा तो देखिए अंतर चेंज क्या हो रहा है, जो लखनऊ था वो पहले पे आ जाएगा, फिर दूसरे पे आ जाएगा कानपुर, और बाकी आपका देखिए गाजियाबाद, आगरा और देखिए मेरठ और वाराणसी। मेरठ वाराणसी इंटरचेंज हो गया, मेरठ वाराणसी इंटरचेंज हो गया और ये कानपुर लखनऊ बस इंटरचेंज कर देंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। मेरठ, वाराणसी और फिर प्रयागराज, ये आपका हो गया ऑर्डर। अब आगे देख लेते हैं। धार्मिक जनगणना के बेसिस पे देखेंगे कि यूपी में कौन से धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं 79.79%। अब वहाँ पे हमने देखा था 79%, 8% देखते हैं। 79.8% जो हिंदू हैं वो ओवरऑल इंडिया में रहते हैं। कुल अल्पसंख्यक की बात करें कितना है? 20.3% है। 0.29% लोग हैं जिन्होंने अपना रिलीजन नहीं मेंशन किया है। मुस्लिम कितना है यूपी में? तो 19.26% है। वहाँ हमने देखा था 14% के आसपास थे इंडिया में ओवरऑल। अब देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ऑर्डर है वो चलेगा यहाँ पे यूपी में, हिंदू मुस्लिम सिख है। अब वहाँ पे हमने क्या किया था, सिख बाद में आएगा, ईसाई पहले आ जाएगा। तो सिख यूपी में तीसरे नंबर पे हैं धर्म के मामले में, ईसाई चौथे पे, फिर जैन है, फिर बौद्ध है और अन्य। तो इन 4 का ज़्यादा याद रखने की आपको कोशिश करना है कि यही पूछा जाता है। हिंदू मुस्लिम तो कोई भी बता देगा, ठीक है। और तो सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सिख ईसाई जैन और बौद्ध। तो ये हो गया आपका ये। अब आगे देख लेते हैं सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धर्म क्रम से कौन से हैं। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाले जो धर्म है ईसाई है और सबसे कम कौन सा है? तो सिख है। यूपी की कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो 32.9% है। यूपी में स्लम पॉपुलेशन की बात किया जाए तो कितना है? 3.2% है। 4th इन इंडिया है। पहले नंबर पर स्लम पॉपुलेशन में कौन है? महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक स्लम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मेरठ में सबसे ज़्यादा स्लम है, मेरठ में सबसे ज़्यादा स्लम है, फिर आगरा है, कानपुर है और उसके बाद से आपका चौथे नंबर पर लखनऊ है। अब सेक्स रेशियो की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो मैक्सिमम कहाँ पे है? वो बलरामपुर में है, 0 से 6, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें मैक्सिमम बलरामपुर है। और 0 से 6 चाइल्ड सेक्स रेशियो मिनिमम कहाँ पे है? तो ये बागपत में है। मैक्सिमम बलरामपुर और मिनिमम बागपत में है। तो इस तरीके से हमने जनसंख्या और नगरीकरण देखा इंडिया का और यूपी का। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे अगर जो नए हैं तो, और अपना कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं अगर जो कोई आपको टॉपिक और पढ़ना है तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।